नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े, क्लास 10th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसको हमने कहा लाइफ प्रोसेस, तो उसको हमने बकायदा देखा और हमने देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अर्थात जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री जो कैनाल है इसमें हमने जैसे कि हमने बात किया कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या होती है, इसके साथ साथ उसमें माउथ टंग्स वगैरह की भी हमने बात की। स्टमक में जो फूड होता है कब तक रहता है, कैसे रहता है, उसके ऊपर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने बात किया था पिछले लेक्चर में, हमने बताया था कि जो भोजन है इस भोजन का जो स्टमक के अंदर जो डाइजेशन है, जब स्टमक के अंदर डाइजेशन हो जाता है तो इसके बाद जो भोजन है वो भोजन स्टमक से नीचे की तरफ उतरता है और आता है छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन वाले हिस्से में, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, डिओडेनम नाम देते हैं। हमने कहा था कि जब फूड स्टमक से नीचे की तरफ आता है तो इस फूड को हम लोग क्या कहते हैं, इस फूड को हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। तो हमने कहा कि जो फूड है अर्थात जो काइम है, ये काइम किस नेचर का है, ये है एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का होता है ना। क्योंकि हमने कहा था कि जो स्टमच होता है इस स्टमच में हमको क्या देखने को मिलता है, HCl देखने को मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिलता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला था। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो निकला था, जो फूड को एसिडिक माध्यम प्रोवाइड किया था, तो हमने देखा कि जो स्टमच है उस स्टमच में जो म्यूकस सेल है वो म्यूकस का सिक्रीशन कर रही थी, जो स्टमच वाल का सुरक्षा कर रही थी। लेकिन हमारे इंटेस्टाइन के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। तो यहाँ पे भारी समस्या होती है कि यदि एसिडिक जो मैटर है जब नीचे आएगा तो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्षति पहुंचाएगा। तो क्षति न पहुंचाए इसलिए होता क्या है कि जैसे ही जो फूड है फूड नीचे की तरफ उतरता है, तो फूड नीचे की तरफ उतरने के दौरान तुरंत जो फूड होता है उस फूड को बेसिडिक मीडियम में चेंज किया जाता है। किस मीडियम में? बेसिडिक मीडियम में, है ना। बेसिडिक मीडियम में चेंज किया जाता है, क्षारीय बनाया जाता है, ताकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को हानि न पहुंच सके और इसके साथ साथ जो हमारे पैनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो उसके ऊपर सही ढंग से कार्य कर सके। क्योंकि पैनक्रियाटिक जो जूसेस होते हैं वो एसिडिक माध्यम पे काम नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको बेसिडिक माध्यम में चेंज किया जाता है। आखिर में चेंज किया कैसे जाता है, तो उसके लिए हमने बाकायदा स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो स्टमच था यहाँ पे हमको देखने को मिली कि एक जो ग्लैंड लगी थी और इस ग्लैंड के साथ एक और ग्लैंड, यहाँ पे हमने कहा कि बड़ी सी ग्लैंड जिसको हमने कहा लीवर का, है ना, लीवर भी हमको देखने को मिला और उस लीवर से एक छोटी सी ग्लैंड जुड़ी थी और इस छोटी सी ग्लैंड को हमने क्या नाम दिया, इस छोटी सी ग्लैंड को हमने नाम दिया क्या, इस ग्लैंड को हमने नाम दिया गॉल ब्लैडर, है ना, गॉल ब्लैडर नाम दिया, जिसको हम लोग कहते हैं पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं ना, पित्ताशय। ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारा लीवर उपस्थित होता है ना, तो इस पूरी कहानी जो होती है लीवर से शुरू होती है, क्योंकि लीवर नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो बेसिडिक माध्यम है वो चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो लीवर कैसे रोल प्ले करता है इसमें, यदि हम लोग लीवर का डिस्कशन करते हैं, तो देखिए हम लोग ये जो लीवर होता है, ये लीवर होता क्या है, तो यदि लीवर की हम लोग डिस्कशन करते हैं तो जो लीवर होता है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। याद रखिएगा, जो मानव होता है, जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के मनुष्य के शरीर के अंदर अगर आंतरिक अंगों की बात की जाए तो आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग जो होता है वो होता है हमारा कौन सा, जो लीवर होता है, लीवर होता है। इस लीवर को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं, और लीवर को ही हम लोग जिगर भी बोलते हैं, और सिंपल भाषा में इस लीवर को हम लोग कलेजा भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लीवर के कई नाम है, जिस नाम से आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हमने कहा कि जो लीवर है, इस लीवर का मतलब यकृत, यकृत का मतलब जिगर, जिगर का मतलब कलेजा, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो ये जो लीवर होता है, ये लीवर मानव के आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग होता है। यदि बाह्य अंगों की यदि बात की जाए कि बाह्य अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन होता है, तो बाह्य अंगों में सबसे बड़ा जो अंग होता है वो स्किन होता है। तो इन चीजों में कभी कंफ्यूजिंग मत होइए कि आखिर में जो लीवर है ये पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, या आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग है, या फिर बाह्य अंगों में सबसे बड़ा अंग है। तो इसमें कंफ्यूजिंग मत होइएगा। जो लीवर होता है, लीवर आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग होता है, और जो स्किन होती है बाह्य अंगों में सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है। तो हमने कहा लीवर जो होता है अर्थात जो यकृत होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसके साथ साथ इसका अगर भार की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका भार जो होता है
वो 1.5 या हम लोग इसको 1500 ग्राम कह सकते हैं, या 1.5 kg भी हम लोग कह सकते हैं। यानी सिंपल तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो यकृत है, इस यकृत का वजन जो होता है लगभग 1 से 1.5 kg के नियर अबाउट, या पौने 2 kg या 2 kg के नियर अबाउट हमको देखने को मिलता है। कई सारी किताबों को देखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे 1.4 से लेके, है ना, 1.8 kg तक भी देता है, लगभग 1.5 kg से लेके 2 kg के नियर अबाउट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो लीवर है, लीवर की जो साइज है या जो लीवर का जो भार होता है लगभग 1.5 से 2 kg के नियर अबाउट हमको देखने को मिलता है। यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं क्या, हिपैटोसाइट सेल नाम देते हैं। यकृत को जब हम लोग काट के देखेंगे, डिसेक्शन करके देखेंगे, तो उसके अंदर हमको छोटे छोटे लोब देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हिपैटिक लोब्यूल नाम देते हैं। हमने कहा जब लीवर को काट के देखेंगे तो हमको छोटे छोटे लोब दिखाई देंगे, जिस छोटे छोटे लोब को नाम देते हैं हम लोग क्या, हिपैटिक लोब्यूल नाम देते हैं ना। और ये जो हिपैटिक लोब्यूल होता है, इसके अंदर जब हम लोग डिसेक्शन करेंगे, जब देखेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप से, तो हमको ये क्या देखने को मिलती है, जो यकृत की कोशिकाएं, जो हिपैटिक कोशिकाएं जो होती है, हिपैटोसाइट जो कोशिकाएं होती है, ये देखने को मिलती है। एक सामान्य मानव के जो यकृत की बात करें तो उसमें जो हिपैटिक लोब्यूल होते हैं लगभग 50,000 से लेके ना, लगभग 50,000 से लेके 1 लाख की संख्या में हमको देखने को मिलते हैं। और उसमें हमको कौन सी सेल देखने को मिलती है, हिपैटोसाइट सेल देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद ये तो सामान्य यकृत था। यदि यकृत के काम की बात करें, चूंकि हमने कहा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो जो यकृत होता है, इस यकृत का काम भी बहुत बड़ा होता है। यकृत का काम भी बहुत बड़ा होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी के अंदर यकृत। ठीक है, तो यकृत के यदि फंक्शन की बात करते हैं तो देखते हैं यकृत के कार्य अर्थात फंक्शन ऑफ लीवर की यदि हम लोग बात करते हैं तो हमने कहा कि प्राइमरी लेवल पर देखते हैं क्या है कि ये जो यकृत होता है, लीवर जो होता है ना, पित्त रस का श्रावण भी करता है ना। जो लीवर होता है किसका श्रावण करता है, पित्त रस का श्रावण करता है ना। जब लीवर की हमने बात की थी तो हमने कहा कि लीवर में एक ग्लैंड उपस्थित होती है, इसको नाम देते हैं पित्ताशय। जो पित्त लीवर से निकलते हैं, जो पित्त लीवर से निकलते हैं, वो पित्त जाके कहां पे कलेक्ट होते हैं, जो पित्ताशय होता है उस पित्ताशय के अंदर जाके कलेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें यदि पित्ताशय की यदि हम लोग बात करते हैं तो पित्ताशय का जो सिक्रीशन होता है, पित्ताशय का जो फॉर्मेशन होता है, वो लीवर के अंदर जो हिपैटोसाइट जो कोशिका होती है ना, लीवर के अंदर जो हिपैटोसाइट जो कोशिका होती है ना, यहाँ पे हमने लिखा लीवर के अंदर जो हिपैटोसाइट कोशिका होती है, यही कोशिका क्या करती है, जो पित्त रस होता है, इस पित्त रस का निर्माण करती है। और ये पित्त रस जो होते हैं वो कहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं, जो उस पित्त लीवर से एक छोटी सी ग्लैंड लगी होती है जिसको पित्ताशय नाम देते हैं, उसमें आके पित्त रस जो होता है वो कलेक्ट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, जो पित्त रस है इसका सामान्य रूप से काम क्या है पित्त रस का, तो हमने कहा कि भोजन को क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करता है। हमने कहा कि जो पित्त होता है, क्योंकि पित्त की यदि हम लोग बात करें तो इस पित्त का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू 8.6 के नियर अबाउट होता है। तो हम जान सकते हैं कि हमने कहा कि यदि 7 से अगर ऊपर होगा किसी का पीएच वैल्यू तो क्या होता है, वो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। और यदि 7 से नीचे होगा तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, केमिस्ट्री में बकायदा आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में हम लोग देखें कि इसका पीएच वैल्यू 8.6 है, मतलब नाम से ही स्पष्ट है, इसके पीएच वैल्यू से ही स्पष्ट है कि जो पित्त जो होगा ये क्या किस माध्यम का होगा, क्षारीय माध्यम का होगा। तो यदि ये क्या करता है, जो भोजन होता है, जो काइम यहाँ से जब नीचे की तरफ आता है तो ये क्या करता है, उस काइम को जो अम्लीय था उस अम्लीय को क्षारीय माध्यम में बदलने का काम करता है। इसके साथ साथ उसमें कुछ हार्मफुल जो जीवाणु होते हैं उनसे बचाने का भी काम कोई और नहीं बल्कि जो पित्त होता है ये पित्त करता है। ठीक है, तो ये जो पित्त रस होता है, पित्त रस की इतने फंक्शनिंग होते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, जो लीवर होता है, ये लीवर के अंदर यदि हम लोग बात करें कोई डाइजेस्टिव कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी लीवर के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट घटना देखने को मिलती है कि ये जो लीवर होता है, जो फैट होता है, जो वसा होता है, इस वसा का डाइजेशन भी करता है। ठीक है, तो वसा का डाइजेशन कौन करता है, जो लीवर होता है, इस लीवर के अंदर हमको देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ बड़ी खास बात है जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन का संचय भी करने का काम करता है। ठीक है,
ये ग्लाइकोजन क्या होता है तो देखते हैं इसमें, चूंकि जो हम लोग भोजन लेते हैं तो हमारी जो भोजन जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो जो ग्लूकोज होता है, जितना ज़्यादा हम लोग ग्लूकोज को लेते हैं तो उसमें से जो एक्सेस जो ग्लूकोज जो कि हमारे ज़रूरत से जो ज़्यादा ग्लूकोज का जो अमाउंट होता है जब हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो उस एडवांस एनर्जी को, अधिक एनर्जी को जो हमारा लीवर होता है, उस लीवर करता क्या है कि उसके दूसरे फॉर्म में अर्थात ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको क्या करता है, स्टोर करके रखने का काम करता है। जैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो लीवर होता है, लीवर लाइक ए बैंक, लीवर जो होता है एक बैंक के समान होता है। जैसे बैंक में हम लोग अपने पैसे रुपए अपने एनर्जी को सेव कर देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो जरूरत पड़ने पे हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, निकाल के अपने कामों को कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जो लीवर होता है, इस लीवर की यदि हम लोग बात करते हैं तो लीवर लाइक ए बैंक, जो लीवर होता है लीवर भी बैंक के समान होता है ना। इसमें ये लीवर करता क्या कि जो एडवांस जो एनर्जी है उसको दूसरे फॉर्म में क्या करता है, इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने अंदर सेव कर लेता है। और जब हम कभी हमारी कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिलती है, जब हमारी कोशिकाओं को कभी एनर्जी नहीं मिलती है तो हमारी कोशिकाएं जो होती हैं वो लीवर से एनर्जी को लेती हैं, अर्थात जो लीवर होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो लीवर जो होता है, लीवर एक तरीके से बैंक के भांति कार्य करता है। तो लीवर जो होता है, लीवर एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करता है, लेकिन एनर्जी को स्टोर करता है तो किस रूप में करता है, एनर्जी को स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में करता है, नो ग्लूकोज के रूप में नहीं करता है। जैसे बैंक में जो हम पैसे जमा करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो जो पैसा होता है पूरा का पूरा उसी तरीके से बैंक में रखा हो, नहीं। बैंक जो होता है वो चेक के रूप में जमा कर लेता है, और जरूरत पड़ने पे वो चाहे तो आपको चेक भी दे सकता है। ठीक है, ठीक वही प्रक्रिया होती है। जैसे यदि बॉडी जो है, बॉडी को एनर्जी चाहिए, यदि लीवर से चाहिए तो लीवर के पास ग्लाइकोजन होता है, लीवर के पास क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। यदि लीवर से एनर्जी बॉडी लेगी, कोशिकाएं लेगी, तो जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को जो सेल होती है वो सेल इस्तेमाल नहीं करती है, वो इस्तेमाल करेगी ग्लूकोज को इस्तेमाल करेगी। तो ग्लूकोज को इस्तेमाल करेगी तो इसके कन्वर्जन के लिए, है ना, इसके कन्वर्जन के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक आर्गन होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं पैनक्रियाज, जो यहाँ पे लगा था पिछले स्ट्रक्चर में हमने बताया था। ये जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के द्वारा कुछ केमिकल निकलते हैं, और ये जो केमिकल होते हैं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी घटना जो होती है हमको देखने को मिलती है जो लीवर होता है इस लीवर के अंदर। ठीक है, फिर हमने लिखा कि पित्त वर्णक का, है ना, पित्त वर्णक का उत्सर्जन, है ना, पित्त वर्णक का, पित्त का जो पिगमेंट होता है उस पिगमेंट का उत्सर्जन जो होता है, अर्थात बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन करता है, जो लीवर होता है वो लीवर करता है। ठीक है, फिर क्या करता है, यूरिया का संश्लेषण। याद रखिएगा, जो लीवर होता है, लीवर के अंदर, है ना, लीवर के अंदर यूरिया का संश्लेषण भी होता है। जो डाइजेस्टेड जो फूड होते हैं जब एब्जॉर्ब होकर लीवर के पास जाते हैं तो वहां से वो क्या करता है, यूरिया को बाहर निकालने का भी काम करता है और उसको ट्रांसफर कर देता है किडनी के पास। ठीक है, तो यूरिया का संश्लेषण भी जो होता है वो लीवर जो होता है वो करता है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि लीवर जो होता है उत्सर्जी अंग के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट बात लिखी, हमने कहा प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। हमने कहा प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन का संश्लेषण, यानी जो लीवर होता है, ये लीवर जो होता है प्रोथ्रोम्बिन और क्या लिखा हमने, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होते हैं, इन दो प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं इस प्रोटीन का बनाने का भी काम करता है जो लीवर होता है। और ये प्रोटीन बड़े यूनिक हैं, ये प्रोटीन बड़े यूनिक है। यूनिक ये है कि ये जो प्रोटीन है ना, जब कभी चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद जो ब्लड होता है उस ब्लड को थक्का बनाने में रोल करती है। यदि ये प्रोटीन नहीं बनेंगे, यदि ये प्रोटीन बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे, तो अगर कभी चोट लगेगी, कभी बॉडी जब कटेगी तो जो ब्लड जो थक्का बन जाता है वो ब्लड थक्का नहीं बनेगा, तो कंटिन्यू जो ब्लड होगा उस ब्लड का सिक्रीशन होता रहेगा जो व्यक्ति के लिए काफी हार्मफुल होगा, कई बार व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो ब्लड जो होगा उस ब्लड को थक्का बनाने वाले जो प्रोटीन है, जो कि हमने कहा प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजन जो होते हैं, इस प्रोटीन का निर्माण भी कोई और नहीं बल्कि हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित जो लीवर होता है ये लीवर ही करता है। ठीक है, तो कुछ देर के लिए वीडियोज को पुश करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग बात करेंगे कि जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज का फंक्शनिंग क्या होता है, ये कैसे फूड का डाइजेशन करता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत देखेंगे। अभी के लिए वीडियो को पुश करके देख लीजिए। ठीक है, बाय।